देश के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए आज हो रहा है मतदान। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया। संसद का मॉनसून सत्र शुरू, प्रधानमंत्री ने कहा उपयोगी और सार्थक होगा मॉनसून सत्र। और राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के छोटे पुल से गिरी कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। देश के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान हो रहा है। नई दिल्ली में संसद भवन और राज्यों की विधानसभा परिसर में सुबह 10 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष ने श्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। कुल 4,809 मतदाता देश के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इनमें 776 संसद सदस्य और 4,033 विधानसभा सदस्य हैं। मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना मतदान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय मंत्रियों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। देश के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आज सुबह रायपुर स्थित विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित सभी मंत्रियों और विधायकों ने राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में मतदान किया। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सर्वाधिक मतों से जीतकर राष्ट्रपति बनेंगी। एनडीए बल्कि उसके अतिरिक्त भी ऐसी राजनीतिक दल जो हमारे साथ नहीं जुड़ी थी, सबने समर्थन दिया और प्रचंड बहुमत के साथ द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी। ऐसा पूरे देश में एक वातावरण पहले से भी है और वोटों का प्रतिशत बताता है कि अच्छे वोटों से वो जीतेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 90 विधायक इस मतदान प्रक्रिया में सहभागी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विधायकों का मत मूल्य 129 है। वर्तमान निर्वाचक मंडल में 233 राज्यसभा सदस्य, 543 लोकसभा सदस्य एवं 4,033 राज्य विधानसभाओं के सदस्यों सहित कुल 4,809 सदस्य हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज नामांकन दाखिल किया। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा कल नामांकन के अंतिम दिन पर्चा भरेंगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। देश के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं। इस प्रकार निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य हैं। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल अगले महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि संसद का मॉनसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। मॉनसून सत्र प्रारंभ होने से पहले एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद खुले मन से चर्चा का एक मंच है। उन्होंने सभी सांसदों से हर विषय पर गंभीरता से चर्चा करने का आग्रह किया। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके,
उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्र का मार्गदर्शन करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को 200 करोड़ टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई दी है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के प्रयासों और समर्पण को दर्शाती है। 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस देने के लिए मैं भारत को बधाई देती हूं। ये देश की प्रतिबद्धता और महामारी के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का एक और सबूत है। कोविड-19 टीके गंभीर बीमारी और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन जीवन रक्षक टीकों को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में कल 24 घंटों के दौरान कोरोना के 203 मरीज पाए गए हैं। इस तरह वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 2742 है। कल सबसे ज्यादा 51 मरीज राजधानी रायपुर में पाए गए। वहीं 12 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 5.39% है। वहीं प्रदेश में अब तक लोगों को 4,24,198 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आज सावन मास का पहला सोमवार है। इस अवसर पर सुबह से शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान भोलेनाथ के दर्शन और अभिषेक के लिए लगी हुई है। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर में कांवरियों ने पदयात्रा कर भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस पदयात्रा का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि सावन सोमवार के अवसर पर बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक 18 किलोमीटर की पदयात्रा आज सुबह शुरू की गई। ये पदयात्रा 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और पदयात्रियों के जन स्वास्थ्य सुविधा तथा विश्राम के लिए भी व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। भोरमदेव मंदिर परिसर के अंदर वृक्षारोपण कराया गया है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी शिवालयों में आज लोग सावन सोमवार के अवसर पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। केंद्र सरकार के राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों की आंखों की जांच के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में कोरिया जिले में चिकित्सकों की टीम राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वाहन चालकों के नेत्रों की निःशुल्क जांच कर रही है। अब तक इस शिविर में 920 ट्रक चालकों ने अपना परीक्षण कराया है। इस बारे में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HS शेंडे ने बताया कि नेत्र जांच शिविर में 40 साल से अधिक उम्र के वाहन चालकों की आंखों की जांच की जा रही है। शासन ने सोचा है कि क्यों नहीं इनकी आंखों की जांच करवाई जाए। इनको कलर ब्लाइंड तो नहीं है, सिग्नल्स बराबर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उनकी नज़र बराबर है या नहीं है, दूर की दृष्टि निकट की दृष्टि। तो इसके लिए सारे ड्राइवर्स को उनकी आंखों की जांच करवाई जाए। मुख्य उद्देश्य यह है कि उनकी नज़र साफ रहे और उनको सभी खास करके पीला कलर, हरा कलर और लाल कलर स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए ताकि वो सिग्नल्स को बराबर देखें और सिग्नल के इशारे पर रुके जाए या अगली गतिविधियाँ अपनी करती रहें। ऑर्थो वेलफेयर फाउंडेशन और जिला प्रशासन के सहयोग से होने वाले इस शिविर के बारे में संस्था के अध्यक्ष शकील अहमद ने बताया कि वे इसके पहले भी इस तरह के शिविर लगा चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये पहल भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
इस हेतु कोरिया जिले में टोटल हमको 7 कैंप करने का आदेश मिला है, जो पूरे नेशनल हाईवे पे हैं। आज ये हमारा 6वां कैंप है। सबसे पहले हम लोग ने उटी टोला चेक पोस्ट पे किया रहा, दूसरा जनकपुर चाकी एरिया में किया, तीसरा हमारा खड़गांव रतनपुर चौक पे हुआ, चौथा जो डुमरिया नाका, 5वां टेंगनी चौक और आज 6वां हमारा बाईपास में हुआ। शिविर में आंखों की जांच कराने वाले वाहन चालकों ने बताया कि इस तरह के निशुल्क जांच से उन्हें आंखों की परेशानियों के बारे में पता चल पाएगा, जिसका वे समय रहते इलाज करा सकेंगे। आँख का बहुत अच्छा जांच पड़ताल चल रहा है, सब आंखों का अच्छा से देखा जा रहा है, दोनों आंखों चेक करके कि किसी में रोशनी कम ज़्यादा है तो उसमें चश्मा भी दिया हुआ है, चश्मा भी दिया जा रहा है सबको। गौरतलब है कि इस शिविर में 450 ट्रक चालकों को निशुल्क चश्मा वितरण भी किया गया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे बीती रात छोटे पुल के पास एक कार शिवनाथ नदी में गिर गई। इसमें 2 लोगों के सवार होने की बात कही जा रही है। आज सुबह स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने डूबे हुए लोगों तथा कार की तलाश शुरू की, मगर दोपहर तक उनका कोई पता नहीं चल पाया था। 12:30 बजे कॉल आई कि एक अंजोरा से एक कार जो है बैरिकेडिंग हटा के नदी में गिर गई है। रात में आए हम लोग, एक बार लोकेशन सर्च किए, युवा की नहीं, अब सर्चिंग अभियान सवेरे 5:30 बजे से हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं और अभी तो पता नहीं चल पाया है। देखिए अभी तो एनडीआरएफ को भी मैंने कॉल किया है कि उनकी भी टीम आ रही है, तो जल्दी हम लोग आशा की कर लेंगे सब। उधर धमतरी जिले में स्थित रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल बांध में 93% जलभराव हो चुका है। इस बारे में जल संसाधन विभाग रुद्री के कार्यपालन अभियंता A.K. पालड़िया ने बताया कि कल शाम से बांध के 14 गेट खोलकर कुल 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। इसमें से 7,800 क्यूसेक पानी रेडियल गेट के जरिए और 2,200 क्यूसेक पानी 10 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए छोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि गंगरेल बांध के कैचमेंट एरिया से 37,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। धमतरी जिला प्रशासन द्वारा नदी के आसपास के 45 गांव में पानी छोड़ने संबंधी मुनादी कर सतर्क किया गया है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगातार बारिश के कारण जल भराव की स्थिति है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही आवागमन बाधित हो रहा है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम समाज सुधारक तुकाराम भावराम साठे को याद कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हम समाज सुधारक तुकाराम भावराव साठे को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 18 जुलाई 1969 को हुई थी। वो अन्ना भाऊ साठे के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्ना भाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को एक तथाकथित निचली जाति के परिवार में वर्तमान महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था। ग्रामीण इलाकों में सूखे के बाद 1931 में वो 6 महीने पैदल चलकर सतारा से मुंबई गए। वहाँ के शहरी वातावरण ने उनके लेखन को काफी प्रभावित किया। साठे ने हालांकि कक्षा 4 से आगे की पढ़ाई नहीं की, लेकिन मराठी में 35 उपन्यास लिखे। पोवाड़ा और लावणी जैसी लोक कथाओं की शैलियों के उपयोग ने साठे की रचनाओं को लोकप्रिय बनाने में मदद की। अपने उपन्यास फकीरा में साठे ने अपने समुदाय को पूरी तरह से भूखमरी से बचाने के लिए ग्रामीण रूढ़िवादी व्यवस्था और ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करते हुए नायक फकीरा का चित्रण किया। साठे की लघु कथाओं के 15 संग्रह हैं, जिनमें से कई का भारतीय और 27 गैर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उपन्यासों और लघु कथाओं के अलावा साठे ने एक नाटक, रूस पर एक यात्रा वृतांत, 12 पटकथाएं और 10 गाथा गीत मराठी पोवाड़ा शैली में लिखे। अन्ना भाऊ ने इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उन्होंने अपनी कहानियों का उपयोग श्रमिकों के जीवन के अनुभवों को बताने के लिए किया। अन्ना भाऊ मरते दम तक समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।